नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिलेंगे रेलेवेंट सेक्शंस के साथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है बेलमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बेलमेंट, kinds of bailment, essentials of bailment, duties of bailer, rights of bailer, duties of bailee and rights of bailee। तो आइए हम एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं। सपोज कि आपके फ्रेंड को किसी डेस्टिनेशन पर या किसी वेडिंग पार्टी में जाना है और उसको आपकी कार की रिक्वायरमेंट है, तो आपका दोस्त आपको कांटेक्ट करता है, कार या बाइक की मांग करता है और आप अपने कार या बाइक को अपने दोस्त को दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस आता है तो आपकी कार या बाइक को आपको वापस लौटा देता है। तो इसी को हम कहते हैं बेलमेंट। जहाँ पर एक बार पर्पस फुलफिल हो जाता है, पर्पस पूरा हो जाता है, तो फिर से गुड्स को वापस कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपको अपने कार की रिपेयरिंग करवानी है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने कार को ले जाके मैकेनिक को देते हैं और मैकेनिक आपकी कार को वॉश करता है और जहाँ कहीं भी रिपेयरिंग की आवश्यकता है उसको रिपेयर करता है और उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको वापस कर देता है। तो अभी हम लोगों के पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में आपका दोस्त आपके कार या बाइक को ले जाता है और वापस कर देता है, तो इसमें कंसिडरेशन उपलब्ध नहीं है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दूसरा केस में क्या हुआ कि आप अपने कार या बाइक को रिपेयरिंग के लिए देते हैं और रिपेयरिंग के बाद इसमें कंसिडरेशन उपलब्ध है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, जिसमें आपको कंसिडरेशन पे करना है। तो बेलमेंट में यह आवश्यक नहीं है कि कंसिडरेशन हो, बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये जो बेलमेंट वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव हुआ है। बेलर का मतलब होता है टू डिलीवर और हैंडिंग ओवर और चेंजिंग ऑफ पोजीशन। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, अपने बाइक को अपने दोस्त को दिया। अब जब तक वह उसके पास रहेगा, पोजीशन आपके दोस्त के पास रहेगा। लेकिन जब एक बार पर्पस अकम्प्लिश हो जा रहा है, जब पर्पस पूरा हो जा रहा है, तो आपका दोस्त आपके बाइक को फिर आपको वापस कर देता है, तो फिर आपके पास पोजीशन वापस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेलमेंट में केवल पोजीशन चेंज होता है लेकिन ऑनरशिप चेंज नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract. When the purpose is accomplished, the goods shall be returned or otherwise disposed of according to the direction of the owner or the person who delivers। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई गुड्स डिलीवर करता है, तो किसी पर्पस के लिए, जैसे कि वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है, पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तो गुड्स दूसरे पर्सन को फिर से वापस कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि आपके फ्रेंड को आपके बाइक या कार की आवश्यकता थी और एक बार जब वो वापस आ जाता है डेस्टिनेशन से या वेडिंग फंक्शन से, तो वो आपके कार को या बाइक को वापस कर देता है। और दूसरे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि आपका कार एक बार रिपेयरिंग हो जाता है, तो मैकेनिक है आपको कार वापस कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एक बार जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो फिर से गुड्स को रियल ओनर के पास भेज दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो आइए अभी हम लोग काइंड्स ऑफ बेलमेंट को देखते हैं। तो पहला है बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। यह एक ऐसा बेलमेंट है जिसमें लाभ बेलर को होता है, यानी कि गिवर को होता है। दूसरा, बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली। इस बेलमेंट में जो रिसीवर होता है, जो बेली होता है, उसको लाभ होता है। तीसरा, बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोथ द पार्टीज, बेलर और बेली। इसमें बेलर यानी गिवर एंड रिसीवर मीन्स बेली, दोनों को लाभ होता है। चौथा है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ये एक ऐसा बेलमेंट है जिसमें दोनों पार्टी को, बेलर या बेली, दोनों को लाभ नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पांचवा, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। इस प्रकार के बेलमेंट में अवार्ड उपलब्ध है, अवार्ड इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन है एवं दोनों पार्टी को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक पर्सन जो गुड्स दे रहा है, दूसरा पर्सन जो गुड्स रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर कितने पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं। जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है
किसी दूसरे पर्सन को, उसको हम कहते हैं बेलर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स और द गिवर ऑफ द गुड्स। और यहाँ पर जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसको बेली कहते हैं, यानी कि द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और द रिसीवर ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने डिलीवरी की अपनी कार रिपेयरिंग के लिए वाई को, तो एक्स क्या हुआ, बेलर हुआ, और वाई क्या हुआ, बेली हुआ। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। The essential elements of bailment. The first is delivery of goods for a specific purpose. तो कोई भी डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। पहला केस में मैंने बताया कि आपके दोस्त को पर्पस था, मीन्स उसको कहीं जाना था, तो इसलिए उसने गुड्स लिया, आपने गुड्स डिलीवर किया। लेकिन एक बार जब पर्पस अकम्प्लिश हो गया तो आपका दोस्त आपके कार को वापस कर देता है। उसी तरह मैकेनिक ने भी किया, आपके कार को रिपेयरिंग करके आपको वापस कर देता है। एक बार जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो आपको वापस हो जाता है। लेकिन इसमें मेन थिंग क्या है, पर्पस। ओके, द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी नो बेलमेंट विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 में बात करता है। तीसरा एवं लास्ट, रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स। पहले देखा कि पर्पस के लिए गुड्स को डिलीवर करते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, और लास्ट में फिर गुड्स को वापस रियल ऑनर के पास जाना है ना, तो तीसरा है रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। बेलमेंट में कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर होता है, और जब एक बार पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तब बेली के द्वारा गुड्स को वापस करना पड़ता है, या बेलर द्वारा दिए गए डायरेक्शन से गुड्स को डिस्पोज करना रहता है। Here the bailey can't deliver some other goods, even not those of the higher values. अगर बेलर ने आपको सैमसंग का फ़ोन दिया है तो आप उसको आईफोन नहीं दे सकते हैं, आपको उसको सैमसंग का ही फ़ोन वापस करना है सेम। तो नाउ वी विल सी बेलर। तो बिफोर वी सी विल सी द कैटेगरीज ऑफ बेलर। सो देयर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ बेलर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूअस बेलर एंड second is a bailor for reward. So we will see gratuitous bailor. Gratuitous bailor वो है जो अपने गुड्स को बिना कंसिडरेशन को ही दे देता है। जैसा कि gratuitous bailor कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर के रिवार्ड से कम होती है। लेकिन अगर उसके गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर की होती है कि वो उसको बताए कि भाई मेरे गुड्स में ये डिफेक्ट है, प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ इट। और फॉर एग्जाम्पल, माना कि आप फ्री में ही अपना साइकिल किसी को दे देते हैं, ठीक है, अपना पर्पस अकम्प्लिश करने के बाद मुझे लाओ, लेकिन अगर आपके साइकिल में ब्रेक नहीं है या घंटी काम नहीं करता है तो आपको बेली को बताना पड़ेगा कि भाई तुम साइकिल ले रहे हो तो इसमें ध्यान रहे कि इस साइकिल में ब्रेक नहीं है या घंटी काम नहीं करता है। तो अगर कोई भी डिफेक्ट है तो बेलर को बताना जरूरी है। सेकेंड है बेलमेंट फॉर रिवार्ड। If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whenever he was or not aware of the existence of such faults in the goods bailed. इसमें क्या है कि अगर गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी फॉल्ट है और इसके बारे में बेलर को मालूम है या नहीं है, उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटीज ऑफ बेलर्स। तो अभी हम बेलर्स के ड्यूटी को देखते हैं। देन द फर्स्ट इज टू डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स ऑफ द गुड्स बेल्ड, सेक्शन 150। तो बेलर को यह ड्यूटी है कि वो बेली को अपने बेल्ड गुड्स के डिफेक्ट्स के बारे में बता दे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, अगर बेलर अपनी साइकिल बेली को देता है तो यह बेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह साइकिल से जुड़ी सब डिफेक्ट्स को बेली को बताए। So the next is to bear extraordinary expenses, section 158. Bailor has the duty to meet the extraordinary expenses incurred by the bailey. गुड्स के मेंटेनेंस में जो भी खर्च आएगा वो बेलर के द्वारा उठाया जाना चाहिए, ना कि बेली के द्वारा। So the third is to indemnify the loss, section 159.
Bailor has the duty to indemnify the loss suffered by the bailee under the contract. So let's go forward. The fourth is to take back the goods. Section 161. बेलमेंट में गुड्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिलीवर होता है और यदि पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो बेलर अपना गुड्स वापस ले सकता है या बेली गुड्स को वापस बेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वापस कर सकता है. सो लेट्स गो फॉरवर्ड. द राइट्स ऑफ बेलर. तो पहला राइट है एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स. द बेलर कैन सू बेली टू एनफोर्स हिज राइट्स और ड्यूटीज एंड लिएबिलिटी ऑफ द बेली. द सेकेंड इज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. देखिए बेलर के पास राइट है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे. द थर्ड इज टू क्लेम इंक्रीज इन प्रॉफिट. अगर बेली को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो बेलर एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्लेम कर सकता है. द फोर्थ इज राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी. अगर कोई थर्ड पार्टी गुड्स को लॉस क्रिएट करता है या लॉस पहुंचाता है तो वह इस स्थिति में बेलर थर्ड पार्टी को कंपनसेशन के लिए सू कर सकता है. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. ड्यूटीज ऑफ बेली. तो फर्स्ट ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ड. सेक्शन 151. यह बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह ड्यूटी है कि वह बेलर के गुड्स को एक प्रूडेंट मैन की तरह टेक केयर करे. अगर गुड्स को कुछ हो जाता है तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ बेली पर आएगा और बेली को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने रिस्पॉन्सिबल केयर किया था. द सेकेंड इज अनऑथराइज्ड यूज. अगर गुड्स कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है तो वह गुड्स केवल उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए. मान लीजिए कि ए अपना घोड़ा बी को घुड़सवारी के लिए देता है लेकिन बी घोड़ा का प्रयोग सामान ढोने के लिए नहीं कर सकता है. यह एक प्रकार का अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स हुआ. द थर्ड इज टू एक्ट इन कंफॉर्मिटी विथ टर्म्स एंड कंडीशंस. बेली कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन पर ही कुछ करेगा. यदि नहीं करता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है बेलर के द्वारा. द फोर्थ इज not to mix goods. सेक्शन 155. बेलर के द्वारा दिया गया कोई भी गुड्स बेली अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर. रिटर्न द गुड्स इज द फिफ्थ पॉइंट. पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद बेली बेलर को उसका गुड्स रिटर्न करता है. सो लेट्स गो फॉरवर्ड. द लास्ट इज राइट ऑफ बेली. तो अभी हम बेली के राइट्स को देखते हैं. द फर्स्ट इज राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस. सेक्शन 158. देखिए बेली को पूरा अधिकार है कि वह बेलर से कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गुड्स पे किए गए खर्च की मांग करे. फॉर एग्जाम्पल ए लिव्स हिज हॉर्स विथ बी फॉर सेफ कस्टडी फॉर 1 week. B is entitled to recover the expenses incurred by him feeding the horse. अब देखिए कोई अपना घोड़ा अपने पड़ोसी के कस्टडी में छोड़ के जाता है 1 सप्ताह के लिए तो 1 सप्ताह में तो घोड़ा भूखे नहीं रहेगा. B उसको खिलाएगा, उसका पड़ोसी उसको खिलाएगा तो खिलाने में कॉस्ट आएगा. तो जब वो उसका रियल ऑनर वापस आता है तो रियल ऑनर को उसके जो भी कॉस्ट आया उसको वापस करना पड़ेगा. The second is right to recover compensation. Section 164. The bailee is entitled to recover compensation from the bailor for the losses sustained because sometimes the bailor may not be entitled to make the bailment or receive back the goods. This act of bailor may result in some loss to the bailee. बहुत बार आता है कि जो बेलर है वो ऑथराइज नहीं है लेकिन तब भी वो बेलमेंट के लिए दे देता है. इस स्थिति में जो बेली है जो रिसीवर है उसको लॉस होता है. तो इस स्थिति में जो बेलर है उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बेली को. द नेक्स्ट इज राइट टू लियन. सेक्शन 170 एंड 71. यह अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताया हूँ. बेली गुड्स को तब तक अपने पास होल्ड कर सकता है जब तक बेलर सारा ड्यू सारा बकाया क्लियर ना कर दे. द फोर्थ इज राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी. अगर कोई थर्ड पार्टी बेली को गुड्स को इंजॉय करने में बाधा बनता है तो बेली थर्ड पार्टी को सू कर सकता है.
तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल के साथ जुड़े ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।